ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। पहले से इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था। पहलवान वाले मामले को लेकर ब्रजभूषण पहले ही सवालों के घेरे में थे, लेकिन बताया ये जा रहा था कि अगर ब्रजभूषण का टिकट काट दिया जाता है, किसी और को खड़ा कर दिया जाता है, तो फिर ठाकुर वोटर्स की नाराजगी का सामना भाजपा को करना पड़ सकता है, जिसके चलते भाजपा ने ये बीच का रास्ता निकाला है। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। वहीं रायबरेली से भी अपडेट है। रायबरेली से आपको बता दें, भाजपा ने ये साफ कर दिया है, दिनेश प्रताप बीजेपी के उम्मीदवार रायबरेली से बनाए गए हैं। हालांकि इंतजार अब कांग्रेस के कैंडिडेट का किया जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन भाजपा ने ये तस्वीर साफ कर दी है। रायबरेली से दिनेश प्रताप बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कल ही यह सवाल पूछा था कि भाजपा रायबरेली को लेकर हमसे तो सवाल पूछती है, लेकिन अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है, जिस पर आपको बता दें, अब देखिए जो कैंडिडेटों की लिस्ट आई है उसमें कैसरगंज का नाम साफ कर दिया गया है। उनके बेटे को, ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है, जबकि रायबरेली की बात करें तो दिनेश प्रताप बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कैसरगंज मामले को लेकर, ब्रजभूषण का टिकट कट सकता है और समय समय पर ब्रजभूषण की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी होती रही है। और भाजपा ये जानती थी कि अगर ब्रजभूषण के परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया गया तो फिर ठाकुर वोटर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ब्रजभूषण के प्रभाव की हम बात करें तो कम से कम 7 से 8 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर ब्रजभूषण सिंह की अच्छी खासी पकड़ है, और ऐसे में ब्रजभूषण से पार्टी किनारा नहीं कर सकती थी, जिसके चलते ये बीच का रास्ता तय किया गया है। ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे को टिकट दिया गया है और पहले ही ये बताया जा रहा था कि ब्रजभूषण का टिकट काटा जाएगा। पहलवान वाले मामले को लेकर पहले ही हाईकमान की नाराजगी ब्रजभूषण को झेलनी पड़ रही थी, जिसके चलते ब्रजभूषण का टिकट काटा गया, लेकिन उन्हें नाराज भी नहीं किया गया है। ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। वहीं रायबरेली की बात करें तो दिनेश प्रताप बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और अब भाजपा के हाथों एक और मौका आ गया है कांग्रेस पर निशाना साधने का। आपको बता दें, दोनों ही जगहों पर नॉमिनेशन का कल अंतिम दिन था, जिसके पहले भाजपा ने तो अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अब नजर सबकी कांग्रेस के टिकट पर टिकी हुई है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना, उनके बेटे को टिकट मिलना, ये सब कुछ पहले से तय हो चुका था। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे थे, बीजेपी का टॉप लीडरशिप एकदम से ये तय कर चुका था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी तय किया जा चुका था कि या तो उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा या उनके छोटे बेटे को। उनके बड़े बेटे को टिकट नहीं दिया जाना था क्योंकि वो ऑलरेडी विधायक हैं, तो छोटे बेटे और पत्नी में इन दो नाम में से एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह को खुद चुनना था। उनकी अपनी जो कोशिश थी और बीजेपी के टॉप लीडरशिप से मिलकर उन्होंने बार बार ये समझाने की कोशिश की थी कि उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए पहलवानों के मामले में इसलिए उनको टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो बार बार ये कम्युनिकेट करता ही रहा कि आपको अपने परिवार में किसी और को टिकट दिलाना होगा, आपको टिकट नहीं दिया जा सकता। उसके पीछे वजह यह है कि मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय आया नहीं है, कोर्ट न जाने उनको सजा देगा या क्या करेगा, तो ऐसे में बीजेपी ये खतरा नहीं उठा सकती थी। उसके अलावा नैरेटिव को लेकर भी बहुत खराब माहौल बनता, हरियाणा में भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता था पार्टी को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा में ये एक बड़ा इशू बना हुआ था पहलवानों का। खासतौर पे रोहतक के इलाके की अगर बात करें तो रोहतक सोनीपत इन इलाकों में पहलवानों ने एक बड़ा नैरेटिव गढ़ा था, तो ऐसे में बीजेपी ये खतरा नहीं उठा सकती थी। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह का क्योंकि ग्राउंड पे बहुत असर है, उनको भी इस कदर नाराज नहीं किया जा सकता था कि वो पार्टी छोड़ दें या और समाजवादी पार्टी में चले जाएं या कहीं और चले जाएं। ऐसे सोर्सेस बार बार ये बता रहे थे कि उनके दूसरे दलों में भी बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक बीच का रास्ता निकालना चाहती थी कि ताकि कोर्ट का जो मसला है वो कोर्ट के हिसाब से तय हो, नैरेटिव का जो मसला है उसमें बीजेपी के खिलाफ ना जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह भी पार्टी के साथ बने रहें। और ऐसे में उनके छोटे बेटे को लेकर अगर बात करें तो चुनाव में उनके छोटे बेटे की सक्रियता रहती है, खासतौर पर इस बात को लेकर ज्यादा
ज्यादा चर्चा होती है कैसरगंज में कि जो बूथ, जो इलाका ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए टफ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट वो संभालते रहे हैं और राजनीतिक तौर पे उसमें एक शार्पनेस की बात उनके अंदर कही जाती है। इस लिहाज से बिल्कुल। और दिनेश, देखिए देवेंद्र, अगर मैं बात करूं रायबरेली की, तो दिनेश प्रताप को वहां से टिकट दिया गया है। दिनेश प्रताप के बारे में जरा जानकारी दीजिए, उनका कद कितना बड़ा है, कितने बड़े नेता हैं, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतरती हैं तो फिर दिनेश प्रताप की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? कोई बहुत सरप्राइज के तौर पे नहीं देखा जा सकता। 2010 में वो पहली बार विधान परिषद के लिए आए थे और उस लिहाज से आप देखें तो रायबरेली में कोई बड़ा नाम हो, कोई सरप्राइज नाम हो, ऐसा नहीं हुआ। रायबरेली में ये तय था कि अगर रायबरेली के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो उसमें या तो दिनेश प्रताप सिंह को आप टिकट दें या फिर एक दूसरा ऑप्शन मनोज पांडे को लेकर चर्चा चलती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दिनेश प्रताप सिंह के साथ ही पार्टी गई। एक बाहरी कैंडिडेट को लेकर भी बहुत सारी अटकलबाजियां चली कि क्या बीजेपी किसी बाहरी कैंडिडेट पर विचार कर सकती है, लेकिन वैसा भी नहीं होना था। और उस लिहाज से रायबरेली के अगर उम्मीदवार की बात करें तो उसमें कोई बहुत चौंकाने वाली चीज हो या कोई बड़ा नाम बीजेपी लेकर आई हो, वैसा नहीं है। उसको लोकल लेवल पे अगर आप कहें कि उस हिसाब से, उसी इक्वेशन के तहत दिनेश प्रताप सिंह के नाम पर विचार करके उनको फाइनल मोहर लगाया गया है आज। जी, और अगर मैं दिनेश प्रताप की बात करूं देवेंद्र, प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में उतर जाती हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने ये हिंट जरूर कर दिया है कि वो चाहते हैं, सीईसी ये चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी जाएं, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, तो फिर पार्टी ने क्या सोचकर दिनेश प्रताप को टिकट दिया होगा? क्या सिर्फ यही मायने रखता है कि स्थानीय नेता होना चाहिए, रायबरेली से बाहर का कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए? मुकाबला किस तरह से होगा? देखिए, लोकल इक्वेशन को साधते हुए बीजेपी रायबरेली में बहुत ज्यादा काम कर रही है और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोगों ने बीजेपी जो ज्वाइन किया, तो बीजेपी की ये कोशिश थी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के बाद ही, जब अमेठी का फतह तो बीजेपी ने कर लिया, लेकिन रायबरेली का जब नहीं कर पाए तो उस समय से ही लोकल लेवल पे बहुत काम किया गया और कई सारे नेताओं को इधर तोड़ा गया। जैसे अदिति सिंह की आप बात कर लें तो वो अब इधर से है। तो इस तरह के बहुत सारे काम करके ग्राउंड लेवल पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि अगली बार कांग्रेस पार्टी को पटका नहीं दिया जा सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर प्रियंका गांधी, जिसके बारे में लगातार इंडिकेशन आ रहा है, अगर वो नॉमिनेशन वहां से भरती हैं तो वहां पर जो एडवांटेज वाली स्थिति की बात कही जाती है वो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से इस रूप में रहेगा कि वो उनका गढ़ है रहा है। और इस इक्वेशन की अगर बात करें अमेठी और रायबरेली की, तो यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आमतौर पे ये इलाका वो है जहाँ पर कई सारे राजा महाराजाओं का परिवार रहा है और वो आज बड़े नेता हैं और उनके बीच पर्दे के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग भी चलती है और वो अंडरस्टैंडिंग हमेशा से राजनीति में बहुत असर दिखाती है। और वहां पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद होगी कि उस अंडरस्टैंडिंग के सहारे अपने इस किले में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दूसरी तरफ बीजेपी की ये कोशिश होगी कि स्थानीय समीकरण को साधते हुए उस नेता के बारे में माहौल बनाया जाए जो रात दिन वहां पे रहता है। जैसे अमेठी में ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी भी अमेठी में स्मृति ईरानी की एक रैली में मैं मौजूद हूँ, वहां भी ये नरेशन बार बार चल रहा है। कई सारे लोग इस बात को कह रहे हैं और नेता भी इस नरेशन को दे रहे हैं कि आपको नेता ऐसा चुनना है, सांसद ऐसा चुनना है जो कि आपके बीच रहे, ना कि 5 साल में एक बार भी दर्शन ना देता हो। तो समझा जा सकता है कि अगर अमेठी में ये नरेशन है तो रायबरेली को लेकर भी उसी रूप में गढ़ा जाएगा। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि प्रियंका गांधी एक बहुत मजबूत नाम है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से रायबरेली में, और वहां पर बीजेपी ने किसी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को भेजने के बजाय स्थानीय समीकरण को साधा है। जी देवेंद्र, अब मैं कैसरगंज की तरफ वापस लौटती हूं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जिन 80 नामों की घोषणा की उसमें सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल साफ नजर आई, चाहे रायबरेली में देखिए या फिर कैसरगंज की बात करें। ठाकुर वोटर्स को नाराज मुझे लगता है भाजपा कहीं से नहीं करना चाहती थी। और एक और दिलचस्प बात ये देवेंद्र, इसको भी समझाइएगा, क्योंकि ब्रजभूषण के बड़े बेटे ने 2 दिन पहले ही फेसबुक में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके छोटे भाई को लोकसभा चुनाव में कैसरगंज से भाजपा उतार रही है। यानी कि सब कुछ बहुत पहले तय हो चुका था, औपचारिक ऐलान महज एक औपचारिकता बाकी रह गई थी।
और इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बड़ा और मजबूत नाम है और ग्राउंड पर उनका असर है। और बीजेपी के लिहाज से भी अगर बात करें तो बीजेपी विचारधारा के परिवार के हो रहे हैं। बीच में भले ही समाजवादी पार्टी में वो चले गए थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में बल्कि आसपास के भी 4-5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ठाकुर नेता के तौर पे, ठाकुर समुदाय में खास तौर पे उनकी अच्छी पैठ है। हालांकि एक दिलचस्प ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से हैं, उनसे और उसी समुदाय से हैं, उनसे उनका इक्वेशन बहुत बेहतर नहीं बताया जाता है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ग्राउंड पे बहुत मजबूत रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ये काम नहीं कर सकती थी कि सीधे सीधे उनकी अनदेखी कर दे। दूसरी चीज कि बीजेपी के बड़े नेताओं का भी ये मानना है कि वो कुश्ती महासंघ को लेके जो आजमाइश की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, ऐसा बीजेपी के नेता मानते हैं। तो उस लिहाज से भी उनको था कि सीधे सीधे ब्रिजभूषण को कैसे खारिज कर दिया जाए। दूसरी तरफ अगर टिकट देते तो उसमें समस्या ये थी कि सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि जाट वोटर्स को लेकर, जो कि बीजेपी ऑलरेडी परेशानी में रहती है जाटों को लेके। पश्चिम यूपी में भले ही चुनाव हो गया है, हरियाणा में अभी चुनाव होना है, और हरियाणा में इन पहलवानों ने जाटों के बीच एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर की थी, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ता। दूसरी चीज की मीडिया में भी एक मैसेज खराब जाता। और ऐसे समय में जब कर्नाटक के मसले को लेकर, प्रज्वल के मसले को लेकर आप देख रही हैं कि ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बीजेपी पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश कर रही है उस मुद्दे के सहारे, तो बीजेपी ये खतरा भी नहीं उठा सकती थी। तो बीजेपी लीडरशिप की तरफ से बहुत दिन पहले से ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्लियर किया जा चुका था कि पार्टी आपको टिकट नहीं दे सकती। उसके बाद इंतजार इस बात का था कि कोर्ट का निर्णय अगर आ जाता, जो कि पिछली बार 18 अप्रैल को कोर्ट में जब फैसला आना था और वो तारीख बढ़ते चली गई, तो अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ गया होता तो आसान काम होता, उनके विरोध में आ गया होता तो पार्टी के लिहाज से भी आसान काम होता टिकट देने में। वैसा हुआ नहीं है। वो तारीख पे तारीख जब आगे बढ़ते जा रही है तो बीजेपी ने जो स्टैंड पहले लिया था कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, आपकी पत्नी को या फिर आपके छोटे बेटे को, और उस लिहाज से ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने सहमति दी। जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि ठीक है, छोटे बेटे को टिकट दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है। और ऐसा बताया जाता है, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़े हुए लोग भी हैं वो ये बताते हैं कि दोनों बेटों की भी तुलना करें, छोटे बेटे के बारे में ज्यादा शार्पनेस वाली बात कही जाती है, तो उस लिहाज से वो फैसला किया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए ये आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार उनके बयान ऐसे आते थे, जैसे टिकट काटने की बात होती थी तो उनका एक बयान बहुत चर्चा में रहा कि कौन काटेगा मेरा टिकट, और बार बार उस बात को कोशिश करते रहे। शक्ति प्रदर्शन जैसी चीजें भी नजर आई, जब गाड़ियों का काफिला लेकर वो चलते रहते थे, क्षेत्र में घूमते रहते थे। इन सारी चीजों के बावजूद आज टिकट नहीं उनको दिया गया, तो ये झटका तो उनको जरूर लगा होगा। एक राहत और संतोष की बात ये जरूर होगी कि उनके कहने पे, उनकी मर्जी के हिसाब से उनके ही छोटे बेटे को टिकट दिया गया है। लेकिन देवेंद्र, मुझे लगता है भाजपा ने यहाँ पे बड़ा विजनरी होकर सोचा है। 2028 के समीकरणों को भी साथ लिया कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो फिर खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि बताया जाता है कि 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। अपनी कोटी में, गोंडा में अलग से वो बाकायदा पंचायत बुलाते हैं, जो गांव वालों की समस्याएं होती हैं वो सुनते हैं। क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि 2028 के चुनावों में भी भाजपा कोई रिस्क ना लेना चाहती हो? नहीं, उसमें तो अभी बहुत लंबा समय है। राजनीति में इतना लंबा समय में को देखने की बात बहुत ज्यादा नहीं रहती है। पहले सबसे पहले आप तात्कालिक समस्या देखते हैं, और तात्कालिक समस्या ये थी कि आपको लोकसभा में सीटें बढ़ानी है। और ऐसे माहौल में जब ठाकुरों की नाराजगी, क्षत्रियों की नाराजगी को लेके ऑलरेडी एक माहौल बनाया जा रहा हो, वहां पर इस प्रकार के एक मजबूत नेता, क्योंकि उनके मजबूती के बारे में कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता, जिस प्रकार से उनके दबंगई के बारे में कोई सवाल नहीं है, उसी तरह से उनके मजबूती के बारे में भी सवाल नहीं है कि स्थानीय स्तर पर वो अपना एक प्रभाव रखते हैं। हालांकि ये भी हकीकत है कि जैसे उनके बेटे की ही बात कर लें, प्रतीक भूषण की, जो कि पिछला विधानसभा जीते थे, वो बहुत क्लोज मार्जिन से जीते थे। और ये बताया जा रहा था कि उनका टिकट काटने को लेके बहुत ज्यादा चर्चाएं बीजेपी के भीतर हुई थी, बहुत ज्यादा मंथन हुआ था, लेकिन आखिरी समय में ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को उसी सीट से विधानसभा का टिकट दिलाने में सफल रहे थे। क्लोज मार्जिन से 6-7 हजार से वोट से शायद जीत हुई थी, अगर मुझे ठीक से याद है तो एक चीज ये है कि स्थानीय स्तर पे वो प्रभावी हैं, और उस प्रकार के नेता को अकारण बीजेपी इस रूप में नाराज नहीं कर सकती थी कि सीधे सीधे उनको खारिज कर दे, क्योंकि उसका नुकसान उठाना पड़ सकता था। खासतौर पर तब, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का ऐसा मानना है कि उन्हें कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है, अन्यथा ब्रिजभूषण शरण सिंह को
के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें बहुत सारे बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि वो एक कुश्ती संघ के वर्चस्व की लड़ाई के तहत हुआ है, उसके पीछे हकीकत उस रूप में नहीं है जैसा प्रचारित किया जाता है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से उनका कद रहा है, वो लगातार शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे थे। देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट